आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में ईडी की कार्यवाही पर एक वीडियो। आजकल जो भी हाई प्रोफाइल क्राइम होता है उसकी जांच ईडी करती है। हाल ही में कॉक्स एंड किंग के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अनिल खंडेलवाल, इंटरनल ऑडिटर नरेश जैन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। फाइनेंस मैनेजर सागर देशपांडे ने भी आत्महत्या कर ली। सुशांत सिंह आत्महत्या केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी ने पूछताछ की। इसलिए हम सब के लिए यह उत्सुकता की बात है कि ईडी क्या है, ये कैसे काम करती है, ये किस तरह के केसेस का इन्वेस्टिगेशन करती है। जब पहले से बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं तो उसके बावजूद ईडी की ज़रूरत क्यों है? ईडी कौन कौन से एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करती है, कौन कौन से कानून के अपराधों की जांच करती है, आइए जानते हैं। ईडी का गठन 1956 में फेरा के केसेस के अनुसंधान के लिए हुआ। वर्तमान में ईडी फेमा पीएमएलए अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम देखती है। ईडी में लगभग 2000 ऑफिसर्स हैं, जिसमें से 70% ऑफिसर्स दूसरे डिपार्टमेंट्स से हैं, जैसे इनकम टैक्स, कस्टम्स, नारकोटिक्स ब्यूरो, लीगल सर्विसेज आदि विभागों से। ईडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। आइए अब हम जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, यानी ईडी कौन से अपराधों की जांच करती है। जैसे गंदे कपड़ों की धुलाई करके उनको साफ किया जाता है, उसी तरह से क्राइम मनी को भी वाइट मनी में कन्वर्ट करके मेन स्ट्रीम में लाने की प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग शब्द 1982 में अमेरिका में इस्तेमाल हुआ। दुनिया के सबसे धनी 7 देश, जिन्हें हम G7 के नाम से जानते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन व अमेरिका की पहल पर 1989 में क्राइम मनी को रोकने के लिए दुनिया भर में एक मुहिम शुरू हुई। इस मुहिम के परिणाम स्वरूप 2002 में भारत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास किया गया, जिसमें बार बार संशोधन करके और कड़ा किया जाता रहा है, जिसमें 2018 व 2019 में भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए। अब हम जानते हैं कि किस तरह के मामलों का अनुसंधान ईडी करती है। ईडी के अनुसंधान के लिए पहली शर्त है क्राइम मनी का होना। 157 तरह के अपराध हैं जो अलग अलग 29 एक्ट्स के अंतर्गत अगर होते हैं तो वे अपराध प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध माने जाते हैं और उनकी जांच ईडी करती है। इन अपराधों से कोई भी धन अर्जित किया जाता है उसको क्राइम मनी कहा जाता है। उस क्राइम मनी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्वायर करना, छुपाना, अपने पास रखना, इस्तेमाल करना और उस क्राइम मनी को वाइट मनी के रूप में दिखाना, उस क्राइम मनी को भोगना मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध माना जाएगा। अभियुक्त को उस मूल अपराध की सजा तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी मानते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी सजा होगी। संविधान के आर्टिकल 20 में दिए गए दोहरे दंड से संरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विभिन्न हाई कोर्ट्स ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को और मूल अपराध को 2 अलग अलग अपराध माना है। अब हम जानते हैं कि ईडी की प्रोसीडिंग्स की शुरुआत कैसे होती है। जैसे पुलिस अपनी कार्यवाही की शुरुआत एफआईआर से करती है, उसी तरह ईडी अपनी प्रोसीडिंग्स शुरू करने के लिए ECIR इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करती है। लेकिन ECIR और FIR में डिफरेंस है, क्योंकि FIR की कॉपी अभियुक्त को दिए जाने का प्रावधान है, जबकि ECIR की कॉपी अभियुक्त को नहीं दी जाती है। ECIR दर्ज होने के बाद ईडी केस का अनुसंधान शुरू करती है, जिसमें ईडी के पास सर्वे, सर्च ऑफ पर्सन, अरेस्ट व सम्मन देकर अभियुक्त या किसी भी गवाह को बुलाने का, डॉक्यूमेंट्स मांगने के पावर हैं। जब भी ईडी किसी भी इंसान को सम्मन देती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि ईडी के सामने सच बोलना पड़ता है। वह ईडी के सामने दिया गया बयान अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में एविडेंस के रूप में पढ़ा जाता है। लोग पुलिस के सामने टॉर्चर से बचने के लिए सच बोल देते हैं और कोर्ट में अपने
पुलिस के सामने दिए गए बयान से मुकर जाते हैं, लेकिन ईडी के सामने दिए गए बयान से मुकरना संभव नहीं है, क्योंकि ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट के सामने दिया गया बयान माना जाता है। जो अगर झूठा पाया जाता है तो उस बयान से कोर्ट के सामने झूठ बोलने का एक और अपराध दर्ज हो जाएगा और उसकी भी सजा अलग से मिलेगी। जांच शुरू करते ही ईडी सबसे पहले क्राइम मनी से जनरेट की गई संपत्ति को प्रोविजनली अटैच करती है। प्रोविजनली अटैचमेंट के 30 दिन के भीतर ईडी एक रिपोर्ट बंद लिफाफे में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सुनवाई करके प्रोविजनल अटैचमेंट को फाइनल कर देती है या अटैचमेंट को समाप्त कर देती है। 90% से ज़्यादा मामलों में प्रोविजनल अटैचमेंट को फाइनल अटैचमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। उधर साथ साथ ईडी का अनुसंधान भी जारी रहता है और फाइनल अटैचमेंट के 365 दिन के भीतर ईडी अपना चालान स्पेशल कोर्ट में पेश करती है। ईडी के चालान को पुलिस के चालान की तरह से चालान नहीं कहा जाता, उसे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट कहा जाता है, क्योंकि ईडी को सिविल जज का दर्जा है। चालान दाखिल होने के बाद कोर्ट कोग्निजेंस लेता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सभी अपराध हैं वो नॉन बेलेबल हैं, इसलिए सेशन जज कोग्निजेंस लेने के साथ साथ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर देता है। अभियुक्त को जमानत मिलने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि जमानत के प्रावधानों में 2 ऐसी शर्तें लगी हुई हैं जिनका पूरा होना लगभग असंभव होता है। पहली शर्त, सेशन जज को प्रथम दृष्टया यह विश्वास होना चाहिए कि अभियुक्त निर्दोष है, जो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सेशन जज को अभियुक्त दोषी है या निर्दोष है यह ट्रायल के बाद ही पता लगेगा जब एविडेंसेस सामने होंगे। दूसरी शर्त, अभियुक्त जमानत के दौरान अन्य कोई अपराध नहीं करेगा, इस बात से इंश्योर होना है, जो इंश्योर होना संभव नहीं होता, क्योंकि अभियुक्त के भविष्य के बारे में कौन जान सकता है। हालांकि इस धारा को निकेश ताराचंद के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया है। पीएमएलए के केसेस में सजा के प्रावधान कम से कम 3 साल व अधिकतम 7 साल, एनडीपीएस का कोई मामला हो तो अधिकतम सजा की अवधि 10 साल तक हो जाएगी। ईडी के मामले में कोर्ट को यह प्रिज्यूम करना होता है कि अभियुक्त अपराधी है जब तक कि वह अपने आप को निर्दोष साबित न कर दे, अर्थात ईडी के मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त पर है, न कि ईडी पर। आपने धैर्य से सुना, धन्यवाद। जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।